Good morning, dear 8th class. Today we are starting our history chapter, The Making of National Movement 1870s to 1947. This is the ninth chapter of your book. तो let us start, dear students. स्टूडेंट्स प्रीवियस चैप्टर्स में हमने पढ़ा था कि कैसे ब्रिटिशर्स ने कनकेस्ट की, जीती बहुत सारी इंडियन टेरिटरी, ठीक है, कैसे टेक ओवर किया इतने सारे किंगडम्स को ब्रिटिशर्स ने। और हमने ब्रिटिशर्स के बनाए न्यू लॉज के बारे में, उनके बनाए हुए एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्टीट्यूशंस के बारे में भी पढ़ा। फिर ब्रिटिशर्स ने कैसे पीजेंट्स की और ट्राइबल लोगों की लाइफ चेंज कर दी, ये हमने पढ़ा। एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस आए 19th सेंचुरी में, वो पढ़ा। रिगार्डिंग वुमेन, रिगार्डिंग डिबेट्स, ये चैप्टर हमने छोड़ दिया था। चैलेंजेस ऑफ कास्ट सिस्टम, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म, तो ये सारी चीज़ें प्रीवियस चैप्टर्स में हो चुकी, और 1857 का रिवॉल्ट भी, ठीक है। तो ऑन द बेसिस ऑफ द जो आपने पहले से पढ़ा है, तो आप ये सब देखो कि सारे लोग ब्रिटिशर्स के प्रति डिसकंटेंटमेंट है, ब्रिटिशर्स के प्रति इंडियंस में, यानी कि इंडियंस ब्रिटिश रूल को पसंद नहीं कर रहे, ठीक है। तो हमने सो हाउ वर डिफरेंट ग्रुप्स एंड क्लासेस डिससेटिस्फाइड, तो इस सारे चैप्टर्स में, प्रीवियस चैप्टर्स में हमने ये पढ़ लिया कैसे इंडियंस डिससेटिस्फाइड थे ब्रिटिश रूल के साथ, ठीक है। लेट अस मूव फर्दर। द एमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म, नेशनलिज्म होता है राष्ट्रवाद, ठीक है, राष्ट्रीयता की भावना के मनों में शुरू हुआ। एमरजेंस ऑफ नेशनलिज्म, ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट। देखो, द अबव मेंशन्ड डेवलपमेंट्स led the people to ask a crucial question: what is the country of India and for whom it is meant? कि जो अबव आपने ऊपर देखी थी, जो भी डेवलपमेंट्स आपने देखी थी हुई, उससे आपको ये समझ आता है कि इंडियंस ने ये क्वेश्चन पूछना शुरू किया भी ये जो इंडिया कंट्री है, ये है किसका, ये कंट्री किसका है, ये किसके लिए है कंट्री। द आंसर दैट ग्रेजुअली इमर्ज्ड वाज, तो जो आंसर आया वो ये था कि इंडिया वॉज द पीपल ऑफ इंडिया, कि इंडिया भारत के लोगों का है। ऑल द पीपल, सारे इंडिया के लोग, इररेस्पेक्टिव ऑफ क्लास, कलर, क्रीड, हमने कलर का, क्लास का, क्रीड का कोई ध्यान नहीं रखना, लैंग्वेज कोई भी बोलते हो, कोई भी जेंडर हो, तो इंडिया उन लोगों का है जो इंडिया में रहते हैं। एंड द कंट्री, इट्स रिसोर्सेज एंड सिस्टम वर मेंट फॉर ऑल ऑफ देम, और हमारा जो देश है इंडिया, वो उसके सारे रिसोर्सेज इंडिया के लोगों के हैं, और ये जो सिस्टम, जो भी सिस्टम वर्क करे वो इंडिया के लोगों के लिए है। तो विद द आंसर केम, जब ये आंसर लोगों को समझ आया तो लोगों के अंदर अवेयरनेस आई, जागरूकता आई, क्या कि ब्रिटिश वर एक्सरसाइजिंग कंट्रोल ओवर द रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, कि ब्रिटिशर्स तो हमारे रिसोर्सेज को कंट्रोल कर रहे हैं, हमारे देश के, और हमारे देश के लोगों की ज़िंदगियों को कंट्रोल कर रहे हैं। एंड अनटिल दिस कंट्रोल वाज एंडेड, इंडिया कुड नॉट बी फॉर इंडियंस, और जब तक ये कंट्रोल ख़त्म नहीं होगा तब तक इंडिया हमारे इंडिया के लोगों का कैसे हो सकता है। समझ आई बात। तो इंडियंस को ये चीज़ रियलाइज़ होने लगी, इंडियंस ने ये क्वेश्चन पूछा खुद से कि इंडिया क्या है, तो इंडिया किन लोगों का है, इंडिया इंडिया में रहने वाले लोगों का है, इसके रिसोर्सेज इंडियंस के हैं, ठीक है। और इसलिए ब्रिटिशर्स को इंडिया से बाहर करना होगा, तभी ये इंडिया इंडियंस के लिए होगा, इंडियंस के लिए बनेगा, ठीक है। तो द कॉन्सिक्वेंसेस बिगेन टू बी क्लियरली स्टार्टेड बाय द पॉलिटिकल एसोसिएशन फॉर्म्ड आफ्टर 1850s। उसके बाद 1850 के बाद इंडिया में पॉलिटिकल एसोसिएशंस बनने लगी, स्पेशली खास तौर पे दोज दैट केम इनटू बीइंग इन द 1870s एंड 1880s, ठीक है। 1870 से लेके 1880 तक कई सारी पॉलिटिकल एसोसिएशंस इंडिया में बनी। मोस्ट ऑफ दीज वर लेड बाय इंग्लिश एजुकेटेड प्रोफेशनल्स, ज़्यादातर जितनी भी एसोसिएशंस बनी वो सारी इंग्लिश पढ़े हुए जो प्रोफेशनल लोग थे, जैसे कि लॉयर्स वगैरह, उन्होंने बनाई सारी एसोसिएशंस। द मोर इम्पॉर्टेंट वंस वर द पुणे, यस ये नाम आपको ध्यान से याद करने हैं। तो सबसे इम्पॉर्टेंट उनमें से जो एसोसिएशन बनी
पॉलिटिकल एसोसिएशन वो थी पुणे सार्वजनिक सभा, नंबर 1। नंबर 2 पे है द इंडियन एसोसिएशन। नंबर 3 द मद्रास महाजन सभा, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन एंड में हमने नाम बोला इंडियन नेशनल कांग्रेस, जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। कौन कौन सी होगी? पुणे सार्वजनिक सभा, द इंडियन एसोसिएशन, द मद्रास महाजन सभा, द बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन एंड द इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो ये एसोसिएशंस हैं किस चीज़ की? ये सारी पॉलिटिकल एसोसिएशंस हैं। तो नाम है पुणे सार्वजनिक सभा। तो इसका लिटरली मीनिंग क्या हो गया? सार्वजनिक। सार्वजनिक मतलब फॉर ऑल द पीपल, सारे लोगों के लिए। सर्व ऑल, जनिक ऑफ द पीपल। ठीक है। तो दो मैनी ऑफ दीज एसोसिएशंस फंक्शन इन स्पेसिफिक पार्ट्स ऑफ द कंट्री। ये जो एसोसिएशंस थी ये कंट्री के किसी किसी खास हिस्से में, स्पेसिफिक पार्ट में काम करती थी। एंड देयर गोल्स वर सेटेड एज द गोल्स ऑफ ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। पर इनके जो उद्देश्य थे, जो गोल थे इस एसोसिएशन के, वो इंडिया के सारे लोगों के लिए थे, ना कि उस रीजन के लिए, उस एरिया के लिए, या किसी एक पर्टिकुलर कम्युनिटी या पर्टिकुलर किसी क्लास के लिए। ऐसा नहीं था। ये जो भी काम करती थी पूरे देश के लोगों के लिए करती थी। दे वर्कड विद द आइडिया दैट द पीपल शुड बी सॉवरेन। ये इस आधार पे इनका विचार क्या था रूल कर अपनी एसोसिएशन को चलाने का, कि हमें सॉवरेनिटी चाहिए, मतलब प्रभुसत्ता, मतलब कि देश के ऊपर कोई बाहरी कंट्रोल ना हो। अ मॉडर्न कॉन्शियसनेस एंड अ की फीचर ऑफ नेशनलिज्म, जो कि एक बहुत ज़्यादा ज़रूरी की फीचर है इंडिया की राष्ट्रवाद की, दैट इज सॉवरेनिटी। तो हम चाहते थे कि हमारे देश के ऊपर कंट्रोल देश के लोगों का हो, किसी बाहरी ताकत का ना हो। इन अदर वर्ड्स दे बिलीव डैट, इनको लगता था कि इंडियन पीपल शुड बी एम्पावर्ड टू टेक डिसीजन रिगार्डिंग देयर मैटर्स, कि अपने मैटर्स के लिए इंडिया के लोग खुद डिसीजन लें, उनके पास सॉवरेनिटी हो। ठीक है। नेक्स्ट है द डिससेटिस्फेक्शन विद द ब्रिटिश रूल। ब्रिटिश रूल के साथ डिससेटिस्फेक्शन का कारण कोई और भी था, और वो कारण जो थे ब्रिटिश रूल के साथ डिससेटिस्फेक्शन के, वो इंटेंसिफाइड, बहुत ज़्यादा बढ़ गए 1870 एंड 1880s के टाइम पीरियड में। यानी कि इन 10 सालों में ब्रिटिशर्स के साथ देश के लोगों का गुस्सा बहुत बढ़ गया। उसकी वजह क्या थी? यहाँ पे ध्यान देना। द आर्म्स एक्ट वाज पास्ड। एक एक्ट पास हुआ था 1878 में, जिसका नाम था आर्म्स एक्ट। आर्म्स क्या होते हैं? आर्म्स होते हैं हथियार। ठीक है। तो आर्म्स एक्ट पास हुआ और उसमें इंडियंस को डिसअलाउ कर दिया गया कि इंडियंस अपने घर में अपने पास आर्म्स नहीं रख सकते, क्योंकि इंडिया के लोग पहले तलवार वगैरह इस तरह की चीज़ें उनके घरों में होती थी। तो इंडियंस को मना कर दिया गया कि आप कोई भी हथियार नहीं रख सकते। उसके बाद उसी साल एक और एक्ट पास कर दिया जिसका नाम था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। ठीक है। प्रेस एक्ट, इसका क्या था? इसमें ये कह दिया गया कि ये एफर्ट था इंडियंस को साइलेंट करने का, कि अगर कोई भी ब्रिटिश गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करेगा तो उसको पनिशमेंट मिलेगी। ठीक है। तो ये वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पास कर दिया गया, और इससे गवर्नमेंट को ये भी परमिशन मिल गई, सरकार, अंग्रेज सरकार किसी भी ऐसे न्यूज़पेपर को कॉन्फेसिकेट कर सकती है, मतलब जब्त कर सकती है उसके एसेट्स को। उसकी कोई प्रिंटिंग प्रेस है, उसकी कोई मशीनरी है, उसको जब्त कर लेगी अगर वो न्यूज़पेपर कुछ भी ऑब्जेक्शनेबल प्रिंट करता है। ऑब्जेक्शनेबल मतलब जो चीज़ ब्रिटिशर्स को ऑब्जेक्शनेबल लगती है, मतलब कि ब्रिटिशर्स को क्रिटिसाइज अगर इंडियन कोई न्यूज़पेपर करता है तो ब्रिटिशर्स उसकी प्रेस को जब्त कर लेंगे। तो ये था वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। तो 1883 में देयर वाज अ फरोर ओवर द अटेम्प्ट बाय द गवर्नमेंट टू इंट्रोड्यूस द इल्बर्ट बिल। उसके बाद नेक्स्ट चीज़ थी इल्बर्ट बिल। 2 बिल तो मैंने आपको बता दिया ना, तो वर्नाकुलर प्रेस एक्ट बता दिया, एक मैंने आपको आर्म्स एक्ट बता दिया, 2 तो हो गए। तीसरा था इल्बर्ट बिल। अब ये इल्बर्ट बिल क्या है? ये जो इल्बर्ट बिल है ये प्रोवाइड करता है, जस्ट वेट अ मिनट,
यस, ये जो इल्ब्रेट बिल है बेटा, ये बिल कहता है कि इंडियन जो जज हैं वो ब्रिटिशर्स के ऊपर ट्रायल चला सकते हैं। मतलब अगर कोई ब्रिटिशर या कोई यूरोपियन कोई लॉ नहीं मानता तो इंडियन जज उसको सुन सकता है। ठीक है, तो ये इक्वालिटी लाने की कोशिश की गई थी ब्रिटिश और इंडियन जजेस के बीच में। बट इस चीज़ का बहुत ज़्यादा विद्रोह किया गया अंग्रेज़ों के द्वारा और इस बिल को विड्रॉ कर लिया गया, वापस ले लिया गया, इसे पास नहीं किया गया। तो इंडियंस को इस बात से बहुत गुस्सा आया और इस इवेंट ने हाईलाइट कर दिया कि ब्रिटिशर्स का रेशियल एटीट्यूड है इंडियंस के प्रति, कि ब्रिटिशर्स ने पहले ये बिल लेके आए, बाद में इस बिल को पास करने से मना कर दिया जब यूरोपियंस ने इस बिल का विरोध किया। क्योंकि इस बिल में ये कहा गया था कि कोई भी इंडियन पर्सन ब्रिटिशर्स के खिलाफ केस सुन सकता है, इंडियन जज। तो इसके लिए इस बिल को पास नहीं किया गया। तो उस टाइम ये महसूस होने लगा कि किसी ऑल इंडिया ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है ऑफ एजुकेट इंडियंस had been felt since in 1880s but the इल्ब्रेट बिल कंट्रोवर्सी। तो ये चीज़ महसूस होने लगी कि ऑल इंडिया लेवल पे, क्योंकि देखो पुणे सार्वजनिक सभा है ना, मद्रास एसोसिएशन काफ़ी बन चुकी थी, पर ऑल इंडिया कोई ऐसी एसोसिएशन चाहिए थी। ठीक है, और जब इल्ब्रेट बिल वाली बात हो गई तब तो इंडियंस के मन में ये डिज़ायर बड़ी डीपन हो गई, गहरी हो गई। उसके बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस, ध्यान से सुनना अब ये बात, एस्टेब्लिश हुई और उसके 72 डेलीगेट्स पूरे कंट्री से वो बॉम्बे में मिले दिसंबर 1885 में। 72 डेलीगेट्स बॉम्बे में मिले दिसंबर 1885 में। लीडरशिप किसकी थी, ध्यान से सुनो, दादा भाई नौरोजी की। और अनदर लीडर्स कौन कौन से थे इस मीटिंग में? फिरोज शाह मेहता थे, बदरुद्दीन त्याबी थे, डब्ल्यू.सी. बनर्जी थे, सुरेंद्रनाथ बनर्जी थे, रमेश चंद्र दत्त थे, एस.एस. सुब्रमण्यम अय्यर थे। तो काफ़ी सारे ये प्रोमिनेंट लीडर्स के नाम हैं जो उस टाइम उस मीटिंग में थे। तो ये सारे बॉम्बे और कलकत्ता के एरिया से थे। नौरोजी जो कि एक बिजनेसमैन थे एंड पब्लिस्ट सिलेक्टेड इन सेटलड इन इंडिया लंदन और एंड फॉर अ टाइम मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट, किसी टाइम ब्रिटिश पार्लियामेंट के मेंबर भी थे। उन्होंने यंग नेशनलिस्ट्स को गाइड किया, उनको बताया कि आप कैसे कैसे काम करो। और एक रिटायर्ड ब्रिटिश ऑफिसर भी थे, A.O. ह्यूम, उन्होंने भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया इंडियंस को एक मंच पे एक साथ इकट्ठे लेके आने में। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट क्लास में हम करेंगे अ नेशन इन द मेकिंग से शुरू। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।